तो हम बेहतर ये समझते हैं कि अब देखिए मकाला नगारी में एक नसीम अहमद नसीम साहब हैं और एक जावेद इकबाल साहब हैं, तो इन दोनों हजरात का मकाला होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि नसीम अहमद नसीम साहब अपने मकाला से इस बज़्म का आगाज़ करें और मैं इनकी गुलपोशी करता हूँ। नाज़िम मुशायरा की भी गुलपोशी मैं कर देता हूँ। रुको रुको खड़े हो जाओ। जी इजाजत है। दबिस्ताने अजीम नसीम दबिस्ताने गोपालगंज के ज़ेरे एहतमाम रस्म इजरा के इस शानदार प्रोग्राम में शरीक तमाम अहले ज़ौक़ अहले इल्म हज़रात का और ख़वातीन का इस्तक़बाल है। दो किताबों का इजरा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। मुझे ये जनाब सदर ने हुक्म दिया है कि दोनों किताबों के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज करूँ। मौसम बहुत ही बेहतर नहीं है और एक दबाव है, हिद्दत का दबाव है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन अपनी बात, चूँकि दो किताबों पे है बात, तो थोड़ी सी तवील होगी लेकिन काम की बात होगी। मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो से मेरी बात सुनें। मोहतरम हज़रात, इस महफिल में ज़्यादातर या तो अदीब शायर हैं या अहले ज़ौक़ हज़रात हैं, ख़वातीन हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो कोई भी बात होगी वो सदा बसहरा साबित नहीं होगी, उसको गौर से सुना जाएगा। हज़रात, एक दो बातें मैं किताब से पहले ये अर्ज करना चाहता हूँ कि फी ज़माना शायरी का रंग, शायरी का मिजाज अलग होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शायर आज बहुत मकबूल हो वो आने वाले वक्त में भी उसी तरह से मकबूल हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो शायर आज कम मकबूल हो वो आने वाले वक्त में ज़्यादा मकबूल ना हो। वक्त, माहौल और हालात के तकाजे के तहत आदमी के, सामीन के, क़ारीन के ज़ौक़ तब्दील होते रहते हैं। आपके सामने बड़ी मिसाल है कि किसी ज़माने में ज़ौक़ साहब दरबार से लगे हुए थे, सबसे बड़े शायर थे अपने अहद के, लेकिन आपने देखा कि गालिब जो है ना छा गए और इस तरह से छाए कि आज तक छाए हुए हैं। और ज़ौक़ का जिक्र होता है लेकिन गालिब के मुकाबले में ज़ौक़ नहीं ठहरते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए फैज़ और अख्तर शिरानी का मामला देख लीजिए। फैज़ से बहुत मारूफ थे अख्तर शिरानी अपनी रुमानी नज़्मों की वजह से, लेकिन धीरे धीरे इनका कोर दब गया और फैज़ उभर कर सामने आ गया। उर्दू फिक्शन को देख लें तो किसी जमाने में क्रिश्चंदर का गलगला था, बिल्कुल इतना शोहरा था क्रिश्चंदर का कि बस एक नाम क्रिश्चंदर या उधर मंटू, लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चंदर का नाम दब गया और राजेंद्र सिंह बेदी का नाम बहुत तेजी से उभरा और आज भी जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी छा गया। तो हालात बदलते हैं, ज़ौक़ बदलते हैं। कोई अगर शायर ये समझता है इस महफिल का या किसी महफिल का कोई शायर समझता है कि हमें मकबूलियत या शोहरत आज हासिल नहीं है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वक्त और हालात के तहत रफ्ता रफ्ता अच्छी शायरी अपना मकाम बना लेती है। हज़रात,
वहाब अशरफी साहब एक रिसाला निकालते थे मुबाहिसा के नाम से पटना से। उस रिसाले में मैंने एक मजमून लिखा 1980 के बाद की शायरी पर, और मैंने ये कहना चाहा कि ये 80 की बाद की शायरी जो है ना नस्र ज़दा शायरी है, और इस पर नस्र का गलबा है, शेरियत, हिलावत और नगमगी की बहुत कमी है। बेकैफ, बेरूह और बेजवाज शायरी का एक लामतनाही सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। नतीजा क्या हुआ कि अजीमाबाद के, पटना के बहुत से अकबरों ने और असगरों ने मुझ पर दुश्मनाम के पत्थर फेंके, लेकिन नतीजा क्या हुआ आगे चल के? वही हुआ जो मैंने 20 साल पहले लिखा था। और धीरे धीरे वही लोग जो मुबहम इखलाक से भरपूर जो बातें करते थे, आज सीधी सादी बातें कर रहे हैं, सच्ची शायरी कर रहे हैं, और ऐसी शायरी कर रहे हैं जो समझ में आने वाली शायरी है। हज़रत, फनकारी का मामला बिल्कुल अलग होता है। आप बहुत बड़े ज़हीन हैं, आप फलसफा जानते हैं, आप नजरियात के बहुत बुलंद हैं, फिक्र बहुत बड़ी है आपकी, लेकिन फनकारी बिल्कुल अलग चीज है, अलग चीज है। फिक्र और फन को दोनों का इम्तिजाज जो पेश करता है अपनी शायरी में या फन पारे में, वही आगे चल के बड़ा फनकार कहलाता है। हज़रत, अब मैं ये फिक्र और फन की जो मैंने बात कही, इसकी आमेजिश की मिसाल की बात मैं करूं तो सबसे पहले फिल वक्त मेरे सामने 2 किताबें हैं, तिश्ना लवी और नरंगे तमन्ना। इन दोनों किताबों की PDF मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इन शोरा के यहाँ हिलावत भी है, शेरियत भी है, नगमगी भी है, फिक्र भी है, क्या नहीं उस्लूब भी है, ज़बान की शुस्तगी भी है, शाइस्तगी भी है, मानी आफरीनी भी है, नुदरत भी है, क्या नहीं है। शायरी के जो भी लवाजमात हैं वो सारी चीजें हैं, उनके साथ साथ इनकी शायरी में अहद हाजिर भी है, अहद हाजिर भी है। तो दोनों शायरों की किताबें पढ़ने के बाद अंदाजा लगा, एक सीधे सच्चे और ओरिजिनल शायर की जो जुबान होनी चाहिए, जो उसका अप्रोच होना चाहिए, इन शोरा के यहाँ देखने को मिला। इन दोनों शोरा ने अपनी किताबों में अपने अपने हालात रकम किए हैं। हज़रत, जब कोई अपनी सुहाने लिखता है, इधर जावेद साहब है क्या? अच्छा, माशाल्लाह। तो जो हालात जो शोरा अपने मुताल्लिक जब लिखते हैं तो अक्सरों बेशतर खुद नुमाई के शिकार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में लिखते हैं कि मैं तो पैदा हुआ और जरा सा चलना क्या आया कि शेर कहने लगा। तो मेरे वालिद साहब कई दीवान के शायर थे, उल जुलूल गलत सलत बातें अपने बारे में लिखता है ताकि पढ़ने वाला पढ़ के मुतासिर हो जाए। ये एक गुमराह करने का एक तरीका है। एक तो बहुत बड़ी मिसाल जोश के यहाँ मिलती है। जोश ने अपनी किताब लिखी यादों की बारात, सब कुछ मिन्नोन वही लिख दिया जो उनकी जिंदगी में गुजरा। और आज की मिसाल लीजिए तो रजी अहमद फैजी साहब ने और मिराजुद्दीन तिश्ना ने जो लिखा है अपनी किताब में, आप उन्हें पढ़ के देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी सादगी के साथ, कितनी सच्चाई और मासूमियत के साथ वो तमाम बातें इन लोगों ने लिखी हैं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी बातें हैं। मैं नसरी तहरीर के लिए सबसे पहले मैं दाद देना चाहता हूं शायरी से पहले। हज़रत, शायरी में जाती तजर्बे की बहुत बड़ी अहमियत होती है, जाती तजर्बे और मुशाहिदात की। शायर जो कुछ देखता है उसको अपने अंदाज में बयान करता है, और किस अंदाज में बयान करता है उसी से ये तय होता है कि किस नौइयत का शायर है। तो इन शोरा के यहाँ ये खूबी मिलती है कि इन्होंने जाती तौर पर तजर्बा किया और जो कुछ देखा अपनी शायरी में बयान किया। अच्छा, मुझे कुछ महसूस हुआ है गजलें पढ़ के कुछ तराकीब और कुछ तशबीहात इनके यहाँ बिल्कुल नए और अछूते देखने को मिले। ये मुझे खुशी हुई कि इन शोरा ने अपने तौर पर यह कोशिश की कि लिसानी सतह पर और मौजुआती सतह पर जिद्दत लाने की कोशिश की जाए, जिसमें ये शोरा हमारे कामयाब हुए। अच्छा, यहाँ जावेद इकबाल बैठे हैं और कई लोग बैठे हुए हैं। शायरी में सनत तेजाद एक
सनत है। तेजाद की कैफियत जब पैदा शायरी में की जाती है तो वहीं से मानी आफरीनी भी पैदा होती है और वहीं से नए नए मुआनी के सोते भी जारी होते हैं। तो तजाद की कैफियत भी अक्सर जगहों पे देखने को मिलती है और ये तजाद की कैफियत पैदा करना और शेर बना लेना सबके बस की बात नहीं होती है। जो लोग उबूर रखते हैं फन पे, ये उन्हीं के बस की बात है, वरना दो लफ्ज शेर हो जाएगा, कोई बात नहीं बन पाएगी। हज़रत इन शोरा मैंने पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा लगा कि तीक्ष्णा साहब के यहाँ खास तौर से कि एहसास ज़िया का असर अच्छा खासा गालिब है। तीक्ष्णा साहब चूंकि खुद जद्दोजहद भरी जिंदगी गुजार के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने वो तमाम अच्छे बुरे दिनों का तजर्बा किया जिसका अक्स उनकी शायरी में जा बजा देखने को मिलता है। कहीं कहीं खफगी, कहीं कहीं नाराजगी, कहीं कहीं गुस्सा, कहीं कहीं तलखी, इसका भी एहसास साथ साथ दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ इंसानियत का भला कैसे हो, इंसानियत कैसे फरोग पाए, भाईचारा हमारे दरमियान कैसे बढ़े, हमारा जो मिक्स्ड कल्चर है, मुश्तरका तहजीब है, उसको फरोग कैसे हासिल हो, इस पर खुल के बात उनके अशार में देखने को मिलती है। और इस अंदाज में कि सिर्फ वो बात नहीं है, वो फन पारे के अंदाज में, फन के अंदाज में वो बातें कही गई हैं। हज़रत एक चीज और आप नोट करेंगे तीक्ष्णा के यहाँ, और ये चीज जो है ना रजी अहमद फैजी साहब के यहाँ भी है कि आशिकाना अशार भी इन शोरा के यहाँ है, लेकिन वो आशिकाना अशार महज तफरी और तफन्नुन के लिए नहीं है, बल्कि वो एक तरह से एक रवायत है तो शायर ने शेर कहा है, लेकिन वहां भी शायर की खुददारी वहां भी झलकती है, वहां भी अंदाज जुदागाना नजर आता है जो आमतौर से देखने को नहीं मिलता है। हज़रत दो तीन शेर जो है ना मैं तीक्ष्णा साहब से सुनाता हूँ। ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूँ, तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूँ, कहीं से धूप की चादर मंगाओ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूँ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूँ। अब ये कैफियत देखिए, ये कैफियत देखिए, तो वो आखिरी देख लीजिए जो पहचान बनी, जो शायरी उनकी पहचान बनी मिराजुद्दीन तीक्ष्णा की, कि वो इतना खुदगर्ज है कि पाई पाई छीन लेता है, मेरे बच्चों के हाथों से मिठाई छीन लेता है, अजब बेदर्द है सारी कमाई छीन लेता है, बचा लाता हूँ डाकू से तो भाई छीन लेता है। अब देखिए ये कितनी प्रैक्टिकल बात, शायर ने कितनी प्रैक्टिकल बात कही है। हर आदमी फैमिली और परिवार में रहने वाला आदमी है, समाज में रहने वाला आदमी है, वो अंदाजा कर सकता है कि क्या हालात है आज के और भाइयों के क्या रवैये हैं, क्या तेवर। हज़रत प्रोफेसर वहाब शफी ने एक बार कहा था कि आपकी औलाद है तो आपकी तरह दिखाई भी देनी चाहिए, आपकी औलाद है तो आपकी तरह से दिखनी भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी शायरी है, आपका अफसाना है, आपका फनपारा है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये रजी अहमद फैजी की शायरी है, ये तीक्ष्णा साहब की शायरी है, या यहाँ हमारे फहीम भाई हैं उनकी शायरी है, तंग साहब की शायरी है, ये मालूम होना चाहिए। इसलिए कि शायरी शख्सियत का अक्स होती है, अगर वो अक्स उसकी शख्सियत का, उसके मिजाज का अक्स नहीं आता है, वो मसनूई है, गलत है, मसनूई है, कहीं से चरबा है। आपकी शख्सियत उसमें झलकनी चाहिए। मैं इस दावे की दलील के तौर पर मैं रजी अहमद फैजी साहब की शायरी को बआसानी पेश कर सकता हूँ कि उनके यहाँ उनकी शायरी पढ़ के अंदाजा होता है कि खालिसतन उनकी शायरी है, जिस सहल अंदाज में, सलीस अंदाज में वो मुतरन्निम छोटे और मुतरन्निम बहरों में अपनी बातें कहते हैं, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि हमारे लिए काबिल रश्क भी है। हज़रत रजी अहमद फैजी साहब मुशायरों में
काफ़ी जो है ना मकबूल हैं, बड़े बड़े मुशायरे पढ़ते हैं। आम तौर से मुशायरों के शुअरा के मुतल्लिक या शायरात के मुतल्लिक मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है। मैं लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ और बातें भी सुनता रहता हूँ। आम तौर से जो मुशायरे के शुअरा हैं उमूमियत का शिकार हो जाते हैं, उमूमियत का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी तो मुब्तज़िल बातें करने लगते हैं और काफ़ी हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे असातिज़ा के यहाँ भी बहुत से शुअरा ऐसे थे जो तरन्नुम से अपना कलाम पढ़ते थे, लेकिन मयार भी बाकी रखते थे। रज़ी अहमद फैज़ी साहब की ये खुसूसियत है, उनका खासा है कि तरन्नुम से अशार तो पढ़ते हैं, आवाज़ का जादू भी जगाते हैं और फिक्र का जोत भी जलाते हैं। इनके यहाँ अफकार और फिक्र और फन, फिक्र तरन्नुम भी है और शायरी भी है, शायरी का मयार भी है। तो दोनों चीज़ों की आमेजिश से अगर कोई चीज़ बनती है और उसका कोई नाम दिया जाए तो मैं कहूँगा कि उसे दुआतिशा कहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों शुअरा जो रज़ी अहमद फैज़ी साहब हैं, कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, 2 मिनट हो, तो ये रज़ी अहमद फैज़ी साहब या तिश्ना साहब, ये दोनों सीधे सच्चे और ओरिजिनल फनकार हैं, शायर हैं। मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी बड़ी अदबी थ्योरी और बड़ी बड़ी मगरबी इस्तिलाहों के बीच घेर कर महदूद नहीं करना चाहिए। ये आज़ादाना तौर पर इन्होंने जो कुछ कहा है उनका मुहासबा आज़ादाना तौर पर होना चाहिए। फैज़ी साहब की अहमियत है, तिश्ना साहब की अहमियत है, इनकी शायरी और इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बनेगी आने वाले दिनों में। मैं ये उम्मीद रखता हूँ इसलिए कि इनकी शायरी इबहम और किसी तरह के पर्दे में नहीं है, बल्कि बराह रास्त शायरी है और इसकी तरसील होगी। जब तरसील होगी तो इनकी सादगी में पुरकारी का एहसास पढ़ने वालों को बहुत आसानी से हो जाएगा। हज़रत, अब आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक मगरबी नाकिद था, उस रोब गिरे, उसने कहा था कि जो कहानी या जो शायरी समझ में नहीं आए समझो कि वो बहुत बड़ी चीज है। ये कहा था, जो समझ में नहीं आए वो समझ लो कि बहुत ऊंची चीज है। हज़रत वो जदीदियों के लिए कहा था कि जदीदियों की चीजें ऐसे ही मुबह मुआ करती थी, इसलिए कहा था। अब तो वो ज़माना गया, अब बहुत ही साफ़गोई से अपनी बात कहने का ज़माना आ गया है, जिस ज़ुबान में आज का शायर अपनी बात कह रहा है। हज़रत रज़ी अहमद फैज़ी साहब के 2-3 अशार पढ़ के मैं बैठ जाता हूँ। सदर साहब मेरे पीछे हैं, वो जब चाहे मुझे खींच सकते हैं, तो उनके खींचने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी जगह लूँ। लब पे मुस्कान सजाते हुए थक जाता हूँ, मैं ये किरदार निभाते हुए थक जाता हूँ। सहने दिल में जो मेरे यार उठा जाते हैं, मैं वो दीवार गिराते हुए थक जाता हूँ। और देखिए, कोई इठला के जब भी चलता है, बिल यकीन राह में फिसलता है। जिंदगी मुख्तसर सही लेकिन, जिंदगी मुख्तसर सही लेकिन, एक पहाड़ ढलते ढलते ढलता है और हार जाती है जब तवानाई, हार जाती है जब तवानाई, आदमी हौसलों से चलता है। हज़रत देखिए, इतनी मुस्बत, इतनी मुस्बत, इतनी मुस्तहकम, इतनी तवाना अंदाज की शायरी, यही शायरी आज की, यही शायरी हमेशा जिंदा रहेगी और यही शायरी देरपा साबित होगी। फैजी साहब ने गो के नज़्में भी कई लिखी हैं, कई नज़्में मैंने गौर से पढ़ा कि इनकी नज़्में आज़ादी, सैलाब, तेवर, ये सब कई नज़्में हैं। एक नज़्म उनकी, फ़हीम भाई, एक नज़्म उनकी फूल की हिदायत बहुत ही बेहतरीन नज़्म है और ये एक तरह से मंजूम कहानी है। इस नज़्म के जरिए शायर ने ये पैगाम कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि इंसानियत, रवादारी और ईसार ही वह ऐसी चीज है जो दुनिया के दिलों को मसख्खर कर सकती है और यही चीज हमेशा जिंदा जावेद रखती है इंसान को।
रसूल ने जो हिदायत दी है बच्चे को अपनी मिसाल देकर के इसी तरह से बन के लोगों की को हज पहुंचाते रहो, लोगों को खुश करते रहो, तभी जाके जिंदगी कामयाब मानी जाएगी। मुख्तसर ये कि आज इस मौके से, इन दोनों किताबों के इजरा के मौके से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं और इनके दरमियान मुझे आकर चंद टूटी फूटी बातें कहने का मुझे हुक्म दिया गया। मैं इसके लिए दबिस्तान गोपालगंज और इसके तमाम कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।